करें। आज बहुत महत्वपूर्ण लेसन आज भी देखेंगे। पिछला क्लास आप देख चुके थे। सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा के बाद ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक के बाद उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद, महाजनपद में हम लोग पिछले क्लास में बौद्ध धर्म, जैन धर्म तक देख चुके थे। किस धर्म में आत्मा पर विश्वास किया गया? बौद्ध की जैन, जैन ईश्वर पर दोनों ने अविश्वास किया था। कर्म और पुनर्जन्म पर दोनों ने विश्वास किया। आपको क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में किस पहलू पर बौद्ध और जैन में एक मत नहीं था? चॉइस ए कर्म, बी पुनर्जन्म, सी आत्मा, डी ईश्वर। आंसर क्या होगा? आत्मा। आज हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण सेक्शन। इस सेक्शन का नाम है मौर्य काल। मौर्य काल एंशिएंट का समझिए दोपहरी है। एंशिएंट इंडिया यहाँ पे मैक्सिमम अच्छे स्टेप पे आ जाते हैं और तब उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाते हैं। अगला यहाँ से फिर दोपहर खत्म होकर संध्या की ओर एंशिएंट का चल देता है। मौर्य काल में हम लोग पहले सुनेंगे खूब बढ़िया से। भारत में आपको पहले भी स्टेप जो समझाए थे उसको ठीक से समझेंगे। यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में सुने थे कि जो भारत में स्थितियां थी, इसमें एक राजा थे और वो राजा हम लोग देखे थे, इतना बड़ा साम्राज्य का राजा, उसका नाम था धानानंद। याद है ना? इसमें हम लोग देखे थे इस साइड का जो हिस्सा है ये पूरा का पूरा सिकंदर का सेनापति सेलुकस के पास, सेलुकस निकेटर के पास, और दक्षिण भारत में हम लोग देखेंगे छोटे छोटे कई राजा हैं। धानानंद से जनता बहुत त्रस्त थी, जबकि मजबूत राजा था। इसी के डर से आपको याद है ब्यास नदी से आगे सिकंदर की सेना नहीं बढ़ा। ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था ये धनानंद है। आपको बताए थे नंद वंश भारत का पहला गैर क्षत्रिय वंश है। उस समय राजा जनरली ब्राह्मण को पुरोहित मानते थे, सम्मान देते थे। ये गैर क्षत्रिय थे, ब्राह्मणों को उतना सम्मान नहीं देते थे। और इस समय इंडिया लेवल का एक ब्राह्मण है, उसका नाम है चाणक्य कौटिल्य। मूल नाम उसका क्या है? विष्णुगुप्त। आप सभी लोग को मालूम है मूल नाम चाणक्य का क्या है? विष्णुगुप्त। पूछा जाएगा विष्णुगुप्त किसका नाम है? चाणक्य कौटिल्य। एक कौटिल्य इस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही पढ़ा भी है, वहां फिर अध्यापक भी है और धातु संबंधी कई कार्यों को इसने खोज किया है। इसके कारण चाणक्य कौटिल्य के पास धातु संबंधी कार्यों की खोज से काफी धन एकत्रित हुआ और वो एक बड़ा ब्राह्मण में इंडिया लेवल का, समझिए कि पूरे लेवल का एक कैटेगरी का ब्राह्मण, और उसको धानानंद से बिल्कुल पटरी नहीं। एक समय तो भरी सभा में धानानंद ने चाणक्य की पूरी बेइज्जती करके रख दी। अब एक किताब है, इसका नाम है मुद्रा राक्षस। 3 किताब में आपको ध्यान रखना है जिससे मौर्य काल पर प्रकाश पड़ता है। कभी कभी रिवर्स क्वेश्चन पूछता है किस पुस्तक से मौर्य काल पर प्रकाश पड़ता है, तो मुद्रा राक्षस आप सभी लोग जानते हो लेखक कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त ने एक नाटक का वर्णन किया कि कैसे इतना बड़ा साम्राज्य का स्वामी धानानंद को हराया चाणक्य अपनी कूटनीति से और कैसे मौर्य काल स्थापित हुआ। दूसरा एक प्रमुख किताब सभी लोग को मालूम है, इस समय मेगास्थनीज विदेशी यात्री और उसका एक पुस्तक है इंडिका, उससे भी मौर्य काल पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता है। और तीसरा चाणक्य ने खुद एक किताब लिखा, अर्थशास्त्र। नाम किताब का है अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें इकोनॉमिक्स नहीं है, पोल साइंस। और इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि बताओ अर्थशास्त्र पुस्तक में वर्णन है आर्थिक व्यवस्था का, धार्मिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का। तो कई लड़के बड़ा खुश हो जाते हैं कि अर्थशास्त्र है तो मारो आर्थिक, लड्डू नंबर हुआ, हो गया राजनीतिक। क्योंकि उस समय चाणक्य नहीं जानता था कि इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट हो, वो अपना राजनीति की बात लिखा, किताब का नाम अर्थशास्त्र थी। अब इसमें हम लोग देखें मुद्रा राक्षस के अनुसार जब सिकंदर डर से भाग गया तो धानानंद अपने यहां एक पार्टी दिए और उस पार्टी में क्या किया कि जो लोग हैं आइए भोजन कीजिए, जश्न मनाइए, विदेशी हमारे डर से भाग गया। और उस भोज में चाणक्य कौटिल्य भी आया, लेकिन जैसे ही बेचारा वो बैठ के खाने बैठा है और शुरू करेगा, उसी बीच धानानंद वहां पहुंचता है और कहता है इसको निमंत्रण कौन दिया है, खड़ा हो, निकलो यहां से। तो भरी सभा में उसकी बेइज्जती की गई और चाणक्य उसी दिन अपना टीक बांध लिया कि जब तक इसको हम हटा नहीं देंगे हम अपना टीक नहीं खोलेंगे। जिसके डर से सिकंदर की सेना भाग गई, उसको हटाने के लिए चाणक्य अपना टीक बांध रहा। और फिर मुद्रा राक्षस में कहता है कि चाणक्य अपना जंगल में घूम रहा है तो एक लड़का को देखा राजा प्रजा का खेल खेल रहा। उसमें जो राजा बना हुआ है वो बड़ा एक्टिव, ऐसे चोर सिपाही का खेल होता है। वैसे एक लड़का राजा है, बाकी उसके पंखा होक रहे हैं, प्रजा है, बड़ा बढ़िया मॉनिटरिंग कर रहा है। तो उसको लगा कि ब्राह्मण राजा तो बनेंगे नहीं, तो हम एक व्यक्ति को राजा बनवाएं जो मेरा एकदम पक्का सपोर्टर हो। और इसीलिए उसने उस व्यक्ति को अपने साथ लिया जिस व्यक्ति का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय किसी व्यक्ति के काफी 5-6 लड़के होते थे, पढ़ने लिखने का कोई मेन वर्क था नहीं। ब्राह्मण किसी को मांग लेते थे कि तेज है दे दीजिए, हम पढ़ा लेंगे, तो माता पिता भी दे देते, लेते जाइए, एक बेटा पढ़ लेगा, कुछ नाम हो। और उसी में चाणक्य के पास चंद्रगुप्त मौर्य मिले। लोगों की उम्मीद जगी, चूंकि जनता धानानंद से त्रस्त है। बताए थे कि 50 से ऊपर प्रकार के टैक्स लगाए हुए और इसके कारण जनता चाह रही है कि किसी तरह हटे। चाणक्य के अपमान के बारे में भी जनता सुनी तो एकदम सोच रही कि कैसे भगाए। और चाणक्य भी धीरे धीरे अपना पैसा से सेना जुटाना शुरू किया। पब्लिक लोग में उमंग है कि जीते, लेकिन
लेकिन जब चाणक्य हमला करे तो धनानंद भी मजबूत, उसके कुछ सेना मारे जाए, बाकी फिर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य सब डर से जंगल में भाग गए। बार बार यही सब चल रहा था। और एक बार की बात है कि चाणक्य उसी प्रकार एकदम पूरे सेना तैयारी के साथ लड़ा, पब्लिक को उम्मीद थी, फिर हार के जंगल भागा। जब रात हो रही है तो देखा जंगल में कुछ एक झोपड़ी है जिसमें कुछ प्रकाश अंदर से आ रहे हैं। चाणक्य अंदर देखा तो देखा कि बच्चे सब भोजन के लिए बैठे। चाणक्य देखा कि थोड़ा देर देखते तो देखा कि सभी के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी उसकी माँ लाई और एक बच्चा बीच में ही अपना हाथ डाल दिया। बीच में खिचड़ी में सोचा शुरू करेंगे, उसका हाथ जल गया, लगा चिल्लाने। माँ दौड़ के आई, क्या हुआ? वो कहा कि खिचड़ी खाने के लिए हाथ डाले तो हाथ जल गया। माँ कही कि कहाँ डाला था? बीच में। तो माँ कस के डांटी कि तुम भी चाणक्य हो रहा है। चाणक्य सुन रहा था, कहा हम हो रहे हैं, हम क्या किए भाई से? तो माँ डांटी कि एक तो पागल चाणक्य है कि बीच में हमला करने जाता है और बार बार हारता है, वैसे ही पागल तुम हो, बीच से खाने बैठे हो। अरे गर्मा गर्म रहे चाहे कुछ रहे, किनारे साइड से शुरू हो, धीरे 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 उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो चाणक्य भी अगर इसी ताकत से किनारे से लगा होता तो अब तक जीत जाता, बीच से लगा हुआ इसलिए नहीं जीत रहा। और मुद्रा राक्षस पुस्तक कहता है कि सुन के चाणक्य का एल्टीना ठनका, अरे इस सही में हम गड़बड़ कर रहे हैं, हमको किनारे से लगना चाहिए। तो हिमालय क्षेत्र के राजा पर्वतक का उसने सहायता ली और उसके सहयोग से धीरे धीरे छोटा हिस्सा जीत गया। धनानंद कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो अपने राजधानी में रहता था। अब पाटलिपुत्र में रह रहा है, वहां जम्मू कश्मीर से विजय हो रहा। धीरे धीरे अगला क्षेत्र जीत गया, अगला क्षेत्र जीत गया। यह करते हुए वो आराम से एक दिन भयंकर लड़ाई लड़ा। तब तक इसके पास काफी धन और सेना हो चुके थे और उस लड़ाई में अपनी कूटनीति से चाणक्य ने धनानंद को हराया। और ये पूरा साम्राज्य जो देख रहे हैं, इस साम्राज्य का राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके प्रधानमंत्री कौन बन गए? चाणक्य कौटिल्य। अब आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से राजा बना? चाणक्य कौटिल्य की सहायता से। और उसको सहायता कौन दिया? हिमालय के क्षेत्र का राजा पर्वतक। कुछ इतिहासकार पर्वतक की पहचान पोरस से करते हैं। पोरस की कहानी पिछले दिन सुने थे ना, हुआ कि वही इतना साहसी होगा जो इतना सपोर्ट किया। और तब अब कहानी का दूसरा मोड़ है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गया, चाणक्य बहुत खुश है, खुद प्रधानमंत्री है। अब उसको डर है कि ऐसा ना कि कोई चंद्रगुप्त मौर्य को मार दे, इतना विश्वासी आदमी हमको नहीं मिलेगा। और इसीलिए उसने उस जमाने में मारने का एक तरीका सबसे फेमस था, जहर दे के मार दे। भोजन में जहर दे दिए, खाया तो मर गया। राजा और जल्दी किसी से नहीं मरेगा। तो चाणक्य फैसला किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को हम 20 पुरुष बना देंगे, इस पर जहर का असर ही नहीं। इसको कोई जहर दे भी दे तो कोई बात नहीं है, 20 पुरुष। और उसके लिए धीरे धीरे जहर की मात्रा भोजन में डालना है, थोड़ा थोड़ा मात्रा बढ़ाना है। एक समय फुल डोज आ जाएगा, फिर जितना जहर खाते रहो वो जहर उसके लिए प्रोटीन हो जाएगा, फायदा करेगा। लेकिन जहर की मात्रा धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। और बिना इसको बताए हुए चाणक्य इसके भोजन में थोड़ा थोड़ा जहर ऐड करना शुरू कर दी। कोई बता के तुमको कहेगा कि हम तुमको 20 पुरुष बना रहे हैं, आज हल्का जहर मिलाए हैं, तुम खाएगा भोजन? कहेगा, खा भी लेगा तो कहेगा इसीलिए चक्कर जैसा आ रहा है, नींद जैसा आ रहा है, तो तुमको मन में सोचते रहे। तो बिना इसको बताए हुए अपना इसके डोज शुरू कर दिया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य में जहर की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसको कोई पता नहीं चल रहा। कुछ समय के बाद अच्छे खासे डोज भी हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य खाना खाने बैठा हुआ था। उस दिन अचानक बाई चांस कहिए उसकी पत्नी भी उसी के भोजन में बैठ के खाने लगी। पत्नी के लिए वो फर्स्ट था तो ओवरडोज था। ये तो कई दिनों से धीरे धीरे डोज बढ़ा लिया था अपना। तो जैसे ही पत्नी खाई उसकी तबीयत खराब हो गई। खबर गया चाणक्य के पास। चाणक्य तो सब समझ गया कि क्या हुआ। जहर की मात्रा अधिक थी और उस पत्नी के गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। किसी तरह से बच्चे को तो बचाया जा सका, पत्नी नहीं बच पाई और बच्चे में भी बिंदु समान थोड़ा बहुत जहर का अंश आ गया। जहर को सार कहते, इसीलिए इसके बेटा का नाम बिंदुसार रखा। कोई लड़का बिंबिसार और बिंदुसार में बड़ा कंफ्यूज रहता है। जब तुमको को कहे बिंदुसार का ना, वो बिंदु समझ गए ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा है। जहर वाली कहानी सुने थे। अब बिंबी कहेगा तो कहना कि तो समझ गए हरियक वंश इसको लेके चलो। अब बताओ बिंबिसार और बिंदुसार में कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा। और इसी थोड़ा सा जहर वाला अंश वाला जो व्यक्ति है, इसी का बेटा है अशोक। ये 3 व्यक्ति का नाम इस लेसन में जानना सबसे जरूरी था। तो पहले तो हम कोशिश किए तुमको एक कहानी सुनाई, हमारी कहानी नहीं थी। ये पूरी कहानी एक पुस्तक का तुमको सुनाए जिस किताब का नाम था मुद्रा राक्षस। क्यों बिंदुसार नाम पड़ा, कैसे ठीक किया, कैसे जहर दिया, सब मुद्रा राक्षस ऐसा लिखा। तो आपको फायदा क्या हो गया? कभी भी हमें नहीं लगता है कि तीनों का नाम कोई लड़के भुलाएगा। जब तुमको कहेगा कि मौर्य काल, तो कहना कि समझ गए पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार और उसका बेटा अशोक। क्लियर सबका? अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि अशोक के बाद राजा कौन बना? तो कुणाल। अशोक के बाद राजा कौन है? कुणाल। अशोक के पोता दशरथ है। तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इतना का नाम ठीक है तो मौर्य काल तुम्हारा सही है। बाकी अब इनकी कहानियां सुननी। तो लास्ट बार सबका हम नाम बोले, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि क्लास में जो हो 90% प्लस आपको याद हो जाना चाहिए। कि हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही काम के लिए याद हो जाए, ये नहीं कि लीक हो फिर भविष्य में याद करेंगे तो सब याद हुआ नहीं होता। इसलिए सेम समय एकदम याद होना चाहिए। बैठ के 2-3 बार घर में सोचना है। और उसमें सोचना क्या है कि जब हम कहेंगे मौर्य काल, कहना संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, बेटा
बिंदुसार की बिंबिसार, बिंदुसार उसका बेटा अशोक, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। सभी लोग बताओ, नाम क्लियर हो गया सबका? एक बार फिर से, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल, कुणाल के बाद दशरथ, दशरथ के बाद बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है? बृहद्रथ। बोलिए, स्पष्ट है सबका? अब यहां से सभी लोग को बढ़िया से समझेंगे। अब थोड़ी सी बात सबका सुना दे तो आपका बेस क्लियर होते चला जाएगा। पहले चंद्रगुप्त मौर्य, एक बार सबको सुन लीजिए, फिर इसका थोड़ा सा डिटेल कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा एकदम जो है क्वेश्चन बन जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य हम लोगों ने अभी सुना किसकी सहायता से राजा बना? जल्दी बोलिए। चाणक्य कौटिल्य की सहायता से राजा बना। और चाणक्य कौटिल्य, अभी आपको याद है कि चाणक्य कौटिल्य में हम लोग अभी सुने थे कि इसमें उसका मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त। इतना बड़ा भारत का राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। अब जो जो क्वेश्चन बनता है उसको सुनिए ठीक से। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला राजा है जिसने दक्षिण भारत का विजय प्राप्त किया। इसके पहले कोई राजा नहीं था जो दक्षिण जीता। देखिए, इसे बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। आप किसी भी कंपटीशन को दोगे तो क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत जीतने वाला पहला राजा था। चॉइस बढ़िया बढ़िया लोग को देख, चॉइस ए में देगा अशोक, लड़का वो सब देख के फॉर्म में आ जाएगी अशोक यही जीता हो। तो ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत जीतने वाला पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम लोग देखें, ये दक्षिण भारत के इन हिस्सों पर अपना विजय प्राप्त कर लिया। हाँ, बोला जाए, ध्यान दीजिए। अब उड़ीसा का जो सेक्टर देख रहे हो इसको हम लोग कलिंग कहते हैं। उड़ीसा सेक्टर का नाम क्या है? कलिंग। और ध्यान रखेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य उड़ीसा क्षेत्र नहीं जीत पाया। कलिंग इसका नहीं है। कश्मीर के क्षेत्र अभी नहीं है, चूंकि आपको याद है कश्मीर के क्षेत्र का ही राजा है प्रवर्तक जो इसको सहायता दिया। याद है ना सबको? तो कश्मीर इसका नहीं है, उड़ीसा इसका नहीं है। बाकी दक्षिण भारत में अच्छा खासा क्षेत्र जीता है। इसका पड़ोसी है सेल्यूकस निकेटर, इस सिकंदर का सेनापति, और इसके पास पूरा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, लंबा चौड़ा हिस्सा इसको बच रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को लगा कि क्यों नहीं इससे भी फरिया लेते हैं। और इन दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हो रही है। ये यूनान का राजा है, ये भारत का राजा है। और जब सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य लड़ा तो लड़ाई में कौन जीता मालूम है? आप बोलिए, कौन जीता? कोई नहीं। ऐसा कौन लड़ाई होगा जी? कोई नहीं जीता। जल्दी बोलिए, लड़ाई में कौन जीता? क्या लग रहा है? तो लड़ाई इतनी अच्छी हुई कि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो थोड़ा ही देर बाद सेल्यूकस निकेटर कहा कि रुकिए। चंद्रगुप्त मौर्य पूछा कि क्या हुआ, लड़ो? तो नहीं, हम ऐसा ही आदमी खोज रहे थे। अरे भाई, ऐसा ही आदमी खोज रहे थे? क्यों ऐसा खोज रहे थे? तो मेरी एक बेटी है, उसकी शादी के लिए हम योग्य व्यक्ति खोज रहे थे और तुमसे योग्य कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य कहा, वो सब हम नहीं जानते हैं, हमको चाहिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब हमको चाहिए, नहीं तो फरियाओ। कहा, क्या फरियाना? ये सब तुमको हम तिलक पे ऐसे ही दे दें। देखिए, तो जो पाकिस्तान फौर में रहता है उतना तो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज मिला था। बात समझ लीजिए। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान इनके तिलक में आया है। डिटेल बैच में पढ़ोगे तो 4 क्षेत्र है, एरिया, एराकोसिया, जट्रोसिया और पेरिपस मदई। ये वर्णन है। बदले में सेल्यूकस निकेटर ने कहा कि मुझे भी कुछ दीजिए। क्या? तो कहा कि आपका एक चीज के कारण हम केवल हार रहे हैं। क्या? हाथी। इसके पास हाथी नहीं थे, तो बदले में इसने कहा कि हमको 500 हाथी दे दीजिए कि इधर वाला से हम फरी आए। देखिए, अब कोई व्यक्ति की लगभग तो ये पता चल गया कि सेल्यूकस हारा है, क्योंकि 500 हाथी के बदले कोई पूरा पाकिस्तान, कोई पूरा अफगानिस्तान और इतना बड़ा क्षेत्र दहेज तिलक में नहीं देगा। अब इसकी बेटी है जिसका नाम है हेलेना। बेटी कौन है? हेलेना। और हेलेना का विवाह हो गया है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब सेल्यूकस निकेटर बेचारा खुद इतना बड़ा राजा था, वो कोना पकड़ लिया है। और ये हमारे चंद्रगुप्त मौर्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत, देख लो कितना भयंकर भारत का स्वामी हुआ। इतना कोई फिर नहीं होगा। बात समझ लीजिए, इतना बड़ा भारत का राजा कोई नहीं होगा। अशोक थोड़ा सा बढ़ा देगा, वो एकदम अंतिम रहेगा। इसीलिए आपको अभी बोले थे कि पूरे एशियन का ही दोपहर ही है, इसके बाद संध्या काल शुरू हो। इतना बड़ा क्षेत्र किसी का नहीं हो। और तब हम लोग देखे कि इतना बड़ा क्षेत्र ये जीत गया, तो सेल्यूकस बेटी का शादी तो कर दिया। फिर कहा कि एक हमारे यहाँ और परंपरा है, शादी जब जहां बेटी की होती है तो एक आदमी भी हम भेजते हैं जो कुछ दिन घूमेगा, रहेगा और एक किताब में लिखेगा कैसा जगह शादी हुआ है। आजकल भी होता है कि कहीं गई तो एक आदमी को भेज दिया जाता है। किस लिए? ताकि वो देख के जब लौटे तो इधर भांजे कि ऐसे था वैसे था। कोई बोलेगा भी तो कोई देखेगा तो फिर वो इधर बोलने वाला कौन रहा है? अब तो किताब लिखाता नहीं है, लेकिन इधर बोलने वाला चाहिए। यहाँ भाई था, वो था, बात देखे तो ऐसे था वैसे था। तो इन्हीं का एक दूत है जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज पहले भी कई जगह, सूसा, एक बटाना, ये सब कई जगह घूमे हुए, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी है। तो सेल्यूकस जान के उसको चुना है, क्योंकि वो जानता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र के स्वामी से हमारी बेटी का शादी। अब इतने बड़े भारत जिसकी क्षेत्र में पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ ईरान, इतना शामिल है, उस भारत की राजधानी पटना थी।
अब पटना कितना वीआईपी होगा समझ रहे हो। 4 देश छांटोगे अभी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तब अभी वाला देश है और उसकी राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली को कितना हाई दृष्टि से हम लोग देखते हैं, दिल्ली। और उस समय इतना 4 देश जोड़ोगे तब राजधानी कहां है, पटना। मेगास्थनीज यूनान से पटना आया। पटना में कुम्हरार का हिस्सा जो देख रहे हो यही मेन कैपिटल था। आज भी कुम्हरार में मौर्य काल का जो उन लोग का घर था उसको कुम्हरार पार्क बनाया गया। वहां कुम्हरार से जो तुम्हारा शुरू होगा वहां से लेके अगम कुआं तक का हिस्सा, उतना बड़ा में इन लोग का बिल्डिंग था। अगम कुआं इन लोग के घर का कुआं है। सोचिए उस जमाने के मौर्य काल का ही पटना का अगम कुआं भी इतने बड़े सेक्टर में रह रहा है कि मेगास्थनीज आया तो 2-4 बार आंख झाड़ के देख, और अपने किताब में लिखा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो भवन है वो मानव निर्मित हो ही नहीं सकता, देव निर्मित है, भगवान बनाए होंगे, क्योंकि उसमें 100 पिलर है। 100 पिलर उस जमाने में मायने रखता था। आजकल तुम लोग का घर, हम लोग का घर है जहां मुश्किल से दम फूल जाता है, 40 पिलर आते हैं, और वहां उस जमाने में 100 पिलर का मकान, समझो कितनी बड़ी स्थिति हो। और तब इसने एक पुस्तक लिखा मेगास्थनीज ने, जिसका नाम क्या है, इंडिका। आप इंडिका से खुश मत हो, पहले इंडिका पूछता था। शुरू में क्या था ना, आसान फेज का क्वेश्चन होता था। पहले पूछता था इंडिका पुस्तक किसने लिखा, तो मेगास्थनीज। आजकल के सेटर स्मार्ट है, कोई ना मेगास्थनीज के नाम लेगा और ना इंडिका के नाम लेगा। वो कहेगा कुछ भी लेंगे तो ही मार देगा। तो वो क्या कहेगा, 1 डिग्री चढ़ाएगा, कहेगा उस विदेशी यात्री का नाम बताएं जिसने एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम भारतीय बाजार में बिकने वाले कार के नाम से मिलता जुलता है, कार के नाम से मिलता जुलता है। अब इसमें दे देगा वेमसंग, फाहियान, मेगास्थनीज, 4 चॉइस दिया। लड़के को कहीं इंडिका लिखा ही नहीं। लड़का तो बेचारा क्वेश्चन पढ़ा, उस विदेशी यात्री का नाम बताओ, चॉइस देखेगा तो कहेगा सब विदेशी है, फाहियान, वेमसंग सब तो विदेशी। फिर कहता है जिसने एक पुस्तक लिखा, तो लड़का कहा हाँ किताब हम रटे हुए, CU की फलाना 2-4 किताब रट के। लेकिन वहां क्या है, फिर कह रहा है उसके किताब का नाम भारतीय बाजार में चलने वाले कार के नाम से मिलता है। अब लड़का बेचारा लगा सोचने, कार कौन किताब लिखा, बड़ा भैया क्वेश्चन पूछना। अब जो लड़का समझ रहा है कि वो समझ गए इंडिका कार है, टाटा, ये भी पूछ देगा। यूनान की विदेशी यात्री ने जो एक पुस्तक लिखा जो एक कार के नाम से मिलता जुलता है, इस कार के निर्माता कंपनी है टोयोटा, टाटा टोयोटा देगा, महिंद्रा देगा। लड़के बेचारे को अंदाज नहीं लगे कि हिस्ट्री को इतना घुमा कैसे रहा। अब जो तेज लड़का उधरता है कि इंडिका, आ रहे हमें पता है इंडिका टाटा कंपनी बनाती है, तो कोई लड़का बेचारा फोर्ड, चॉइस A, चॉइस B महिंद्रा, चॉइस C दे दिया टाटा और चॉइस D दे दिया टोयोटा, महिंद्रा, फोर्ड। अब सोचिए टाटा चॉइस। तो आपको हम समझाना जो चाह रहे हैं उसी की, खाली मेगास्थनीज इंडिका कोई काम का नहीं। ये सब भूतपूर्व जमाना है, 5 साल पहले वाला। 5 साल पहले का जो क्वेश्चन था ना वो इतना ही था। जो लड़का इंडिका मेगास्थनीज रटा वो निकाल लेगा। अभी जो दौर चल रहा है इससे 1 डिग्री चढ़ा के सोचो, इंडिका पर खत्म मत हो, फिर सोचो तब सही। तो अब हम लोग देख लिए चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी कितनी अच्छी चल रही, चंद्रगुप्त मौर्य कितने बड़े क्षेत्र का राजा बना, ये भी कहानी आपने सुना। अब महत्वपूर्ण बात एक दिमाग में सेट करिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 साल तक लगातार अकाल पड़ा, और जब 12 वर्षों तक अकाल पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म मानने वाला था। क्वेश्चन आएगा चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म माना, जैन धर्म। और जैन ऋषि भद्रबाहु इनको समझा दिए कि मुक्ति पाना चाहते हैं तो चलिए दक्षिण भारत, मरना तो एक दिन सबको है, आपने जो इतिहास रच दिया ये कोई नहीं रचेगा, अब आहिस्ते से मुक्ति पा लीजिए, जन्म मरण से छुट्टी। बेटा लोग रो रहा है कि कहां जा रहे हैं, वो कहे कि बस आ रहे हैं मुक्ति पाक। और जैन ऋषि भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में ले गए और वहां समझा बुझा के संलेखन विधि से, मतलब भूखे प्यासे प्राण त्यागने की विधि, संलेखन विधि। तप में बैठ जाइए और एकदम कितनों भूख लगे तो 2-4 दिन खाने का मन करे, लेकिन भोजन नहीं करिए, और ऑटोमेटिक 35-36 दिन में आपका प्राण निकल जाए। वो विधि से प्राण निकलवा लेते हैं तो दोबारा फिर आपको जन्म नहीं होगा, जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगी। और इतना बढ़िया से इनके माइंड वॉश किए गए कि इतना बड़ा भारत का राजा, यहाँ 1 कट्ठा का जो राजा है वो तो अपना प्राण भूखे त्यागेगा नहीं, और ये तो पूरा भारत का राजा है, और ये कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में जाके अपना प्राण भूखे प्यासे त्याग दिया और इसकी मृत्यु हो गई। इसी का बेटा अब कौन है, बिंदुसार राजा बन। बिंदुसार के पास जैन ऋषि लोग आएंगे कि मेरा धर्म पिताजी आपके मानते थे, तुमको लगता है कि जिसके बाबूजी के ले जाके भूखले प्राण त्याग दे देंगे बेटा वो धर्म ज्वाइन करेगा? दूर से कहेगा कि आप लोग दूर रहिए, आप लोग दूर रहिए, हम नया धर्म अपनाएंगे। और बिंदुसार का धर्म क्या था, आजीवक। बढ़िया से सुनते जाएंगे, सब अच्छा प्रश्न आता है, सभी का धर्म पूछेगा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को माना, जिसके संस्थापक मोखली पुत्र कुशाल थे। आजीवक संप्रदाय एक नई चीज थ्योरी दिए थे जिसका नाम था नियतिवाद। आजीवक संप्रदाय नियतिवाद मानते थे। नियतिवाद समझते हो, हर चीज पहले से नियत होता है, तय होता है, वही होगा।
आजीवक संप्रदाय का कहना है कि पहले से सब लिखल है। तुम लोग ऐसा यूज नियतिवाद का करते हो, किसी के यहाँ गए और अचानक लगे खाने और फिर बोलते हैं दाने दाने पर लिखा है, खाने वाले का नाम अधर के उड़ा देते। ऐसा नहीं बोलते हो, वही नियतिवाद। खाना दूसरा का निकला हुआ लेकिन इस दाने पर मेरा नाम लिखा था, तो हम घूमते हुए फिर यहाँ चले आए, मार के देखिए रगड़ दी। हाँ बोलिए। भूखे प्यासे ने गौतम बुद्ध किए। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कैसे की? फल फूल खा के भूखले प्यासे नहीं रहना। फल खाना है, कंदमूल खाना है, मैंने पूरा पराठा भुजिया वाला नहीं लपेटना, पूरी खीर नहीं खींचना, घर का भोजन नहीं, खुद से बनाइए खाई, प्रकृति ने जो दिया उसका उपयोग कीजिए। वो लोग उसमें है महावीर बुद्ध। ये क्या है? कुछ नहीं खाइए, कुछ नहीं पीजिए, प्राण निकाल ली। अब हम लोग जरा सुनेंगे ध्यान से। तो बिंदुसार किस धर्म के हैं? आजीवक। बोलो आजीवक का मतलब नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब सब पहले से फिक्स है। ये चिंता में है कि हमारे बाबूजी मर गए, तो आजीवक वाले समझा रहा है कि लिखल इतने दिन का था। कई लोग देखना मर जाएगा तो अगला लोग समझाता है कि एकदम फिक्स था, पहले से इतने दिन हिसाब था, काहे के लिए रो रहे हैं, हम अपना हिसाब की तैयारी कीजिए। उनका वाला तो हिसाब हो ही है, सब नियत है पहले से फिक्स। तो अब जरा बात को सुनेंगे यहाँ बढ़िया से। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला राजा बिंदुसार आएंगे, तो एक नजर चंद्रगुप्त मौर्य पे हम चाहते हैं कि आप पूरी कहानी इनका एक नजर सुन लीजिए, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको स्पष्ट हो जाए। तो जरा ध्यान दीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो बात है, अब पूरी बात सुना हुआ है, इससे एक बार केवल रीडिंग देंगे तो आपका क्लियर हो जाए। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। सुनना है ध्यान से कि एकदम क्लियर। चाणक्य कौटिल्य, दूसरा नाम विष्णुगुप्त, इसकी सहायता से ही इसने धनानंद को हराया। यूनानी इतिहासकार, जो यूनान के इतिहासकार है। अच्छा, यूनानी बीच में कहां से आ गए? क्योंकि इसने यूनान के राजा सेलुकस निकेटर को हराया था। यूनान से इसके समय कई व्यक्ति आ रहे हैं, तो यूनान के लोग भी उस समय एक्टिव है लिखने के लिए। तुम्हारे गांव में किसी की शादी बहुत बड़े घर में दूसरे किसी बस्ती में हो जाए, तो तुम देखना उस गांव के दूसरा घर के भी आदमी जब कभी वहां जाएगा तो कुटमैती में उसको जोड़ते रहता है। हमरे यहाँ के ना कोई मेहमान लगते हैं, उनका यहाँ का शादी लिंकेज जोड़ते रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति की भी इच्छा होती है कि उस पर रिसर्च किया जाए, कैसा घर है, कैसा क्या है, कहीं गए भी तब पूछे कि फल्ला बाबू तो हाँ है, अच्छे लेवल पे है। वही चीज है, जब यूनान की शादी भारत में है तो यूनान के लोग भी उस समय एक्टिव है कि किससे हुआ है, कैसा लेवल पे उन लोग है, उन लोग भी किताब लिख रहे हैं, लेकिन उस समय नाम हूबहू नहीं। अब कैसे यहाँ का नाम है मोहन प्रसाद जी, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे कुटुंब लगते हैं, तो नाम लिख रहा है कि कुटुंब यहाँ है। अब जो रिसर्च करेगा वो समझेगा कि कुटुंब बने कौन। बोलो जी, बात समझ रहा है? उसी प्रकार से देखो, इसीलिए इन लोग का नाम यूनानी इतिहासकार जो लिखा वो बड़ा डिजाइनदार। किसी का लिखा सेंड्रोकोटस, किसी का लिखा अमित्रोचेडस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमित्रोचेडस किसका नाम है, तुम कहेगा ये कौन नाम हुआ? तो इंडियन नाम नहीं है, यूनानी नाम। उन लोग अपने अनुसार से लिखे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या है? सेंड्रोकोटस, सिंधु के क्षेत्र वाला एक बहुत भयंकर राजा। तो आपसे रिवर्स क्वेश्चन आएगा, सेंड्रोकोटस की पहचान किससे हुई? तुम कहोगे कि समझ गए, सेंड्रोकोटस कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अमित्रोचेडस कौन है? बिंदुसार। दोनों का दिमाग में से रखना है। अब हम लोग देखें अगला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है लेकिन सबको क्लियर है। दक्षिण भारत विजय प्राप्त करने वाला भारत का पहला राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ये लाइन तो क्लियर हो गया सबका ना? पूछा जाएगा दक्षिण भारत जीतने वाला भारत का पहला राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हरा के बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, सिंध मैंने पाकिस्तान का क्षेत्र प्राप्त किया, और सेलुकस की पुत्री कौन थी? हेलेना से विवाह किया, और बदले में सेलुकस को 500 हाथी दी। बोलो क्लियर है सबका? अगला नंबर हम लोग देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस का राजदूत बनकर कौन आया? मेगास्थनीज आया, और मेगास्थनीज ने कौन किताब लिखा? इंडिका पुस्तक की रचना। इंडिका से कितने तरह का क्वेश्चन घूमेगा, ये भी बात सबको समझ में आ गई। अब आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन धर्म को मानता था? जैन धर्म। जैन ऋषि भद्रबाहु के साथ यह गया और कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में जाकर अपना प्राण संलेखन विधि से त्याग कर। परीक्षा का क्वेश्चन क्या है? बहुत उल्टा पुल्टा पूछता है। आजकल के क्वेश्चन देख के मुझे लगता है कि बच्चे अगर ठीक से नहीं समझेगा उसका क्या होगा। लड़के को इतना सब लिखा के भेजेंगे, लेकिन वो जानते हो क्या देगा? श्रवण बेलागोला का संबंध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, आजीवक संप्रदाय से, हिंदू धर्म से। अभी तो एकदम ताजा है तो टेंशन नहीं, बस ये आएगा ना तो बड़ा टेंशन देता है। इस श्रवण बेलागोला का संबंध है, ऐसा तो पढ़े ही नहीं थे, अब फिर उसको समझाते हैं कि बोलो पढ़ा था, हाँ सर याद आ। जैन ऋषि भद्रबाहु ले गया है, तो ये जगह फेमस है किस धर्म के लिए? जैन धर्म के। बोलिए क्वेश्चन का रिवर्स मोड समझ में आ रहा है तुमको? और उल्टा देगा, श्रवण बेलागोला किस राज्य में स्थित है? तो कोई लड़का श्रवण बेलागोला सुना सुना है, राज्य भुलाया हुआ है, तो बताओ श्रवण बेलागोला कहाँ है? कर्नाटक में। अब लास्ट है आपको, चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा, और अर्थशास्त्र में आर्थिक चीज नहीं वर्णन हो गए, राजनीतिक चीजों का वर्णन है। तो हम समझते हैं कि इस लाइन में किसी में कोई दिक्कत तो नहीं। 5 बात फिर से सुन ले चंद्रगुप्त मौर्य, सब एकदम टनाटन बजना चाहिए, जितना सुन लेगा एकदम लगे कि इतना से हम एकदम आ जाए केवल तो हम देख लें। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी इतिहासकारों ने नाम सेंड्रोकोटस दिया। नाम क्या दिया? सेंड्रोकोटस। दक्षिण भारत जीतने वाला ही पहला राजा है। सेलुकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज इसके समय भारत में। याद होते जा रहा है सबको ना? अगला, यह जैन धर्मावलंबी था,
और कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में अपना प्राण संलेखन विधि से त्याग। क्लियर है सबका। और इसके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य थे, जिसने, उसका दूसरा नाम क्या था, विष्णुगुप्त था, और उसने एक पुस्तक लिखा अर्थशास्त्र, जो किस विज्ञान से संबंधित, राजनीति विज्ञान से संबंधित। क्लियर है सबका। अब कहानी हम लोग सुनेंगे थोड़ा बिंदुसार का, तब मेन मोड़ आएगा अशोक। अशोक तक समझ लेंगे तो मौर्य काल लगभग कंप्लीट, आज मौर्य काल लगभग कंप्लीट कर लेंगे। हाँ बोला जाए, विष्णुगुप्त ब्राह्मण धर्म हिंदू है वो, टिक लगाए हुए शुरू से बता रहे हैं। धानानंद का शासन उधर नहीं बताया, तो ब्यास नदी धानानंद का अंतिम बॉर्डर। उधर हम आपको बताया था कि पिछला तक्षशिला जो आप देख रहे हैं, वो तक्षशिला का राजा कौन है, आम्बी है। पिछला दिन सिकंदर वाला नहीं पढ़े थे, तो तक्षशिला का मतलब हो गया वही जो आप सिंध प्रांत पे जो चल रहे हो, वो तक्षशिला वहीं पर। तो वहां का राजा कौन है, आम्बी। ऊपर में राजा कौन है, पोरस। और बस ब्यास नदी अंतिम इसका बॉर्डर लाइन, और इसीलिए ब्यास से सिकंदर का सेना वापस हो। हाँ। चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण नहीं है। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बना है, जो नीतीश कुमार है वही जीतन राम मांझी है। ये कौन बात हुआ। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को बना दिया कि आप प्रधानमंत्री रहिए, बहुमत हमको है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहेंगे। तो मनमोहन सिंह पगड़ी मार के पंजाबी है, आई है हिंदू, तो तुम कहोगे कि जी मनमोहन सिंह पहले हिंदू रहे होंगे। दिल मिला, मन मिला, धर्म मिलाने की जरूरत नहीं। बात समझेंगे। फिर से बचपना से नहीं है, तो दूसरे जगह लिए ना, कुछ इतिहासकार उनको क्षत्रिय कहते हैं। तो अब सुनेंगे जरा ध्यान से, नहीं बात समझा जी। सोनिया गांधी बार बार मनमोहन सिंह को क्यों बनाए, क्योंकि उन्हें चाहिए था कि मेरे पास बहुमत रहे, लेकिन एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री रहे जो हम जो बोले उसको सुने समझे। और वो पहली बार में ही देखे कि मनमोहन सिंह एकदम 5 साल एकदम ठीक से जो सोनिया गांधी का है वो कर रहा है, तो अगला बार फिर बनाए, अगला बार फिर बनाए, फिर तो मोदी जी की एंट्री हो गई, नहीं तो फिर कंटिन्यू चलते। तो अब उसी तरह अब नीतीश जी बनाए जीतन राम मांझी को, तो फिर बनाएंगे। वो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं निकले, तो चाणक्य को तो चंद्रगुप्त मौर्य की ना तलाश होती है, और एक बार लग जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य है तो उसको जिंदा रखने के लिए कोई उपाय करें। बात समझ गए। अब जिसको धर्म में देखो, कोई लड़का है कि सर और नहीं था इसलिए दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए तो सुनेंगे हम लोग। इसमें हम लोग अभी देखे जो धर्म का क्वेश्चन उठा, तो आपको 2 उदाहरण हमने दिया, सोनिया और मनमोहन से, वहां से समझ गए होंगे आप कि कहां एक पंजाबी है और कहां एक दूसरे धर्म के हैं, दोनों के बीच रहा तालमेल, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता। तो अब हम लोग जरा सुनेंगे फिर से बिंदुसार की कहानी सुनिए। बिंदुसार से ज्यादा प्रश्न नहीं आते, 5 बातें अगर आपके सही है तो बिंदुसार सही। ये 5 बातें आप सभी लोग का भी ध्यान चाहेंगे, बढ़िया से उस 5 बात को आप सुनेंगे। 5 बात में सबसे प्रमुख बात क्या है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत गड़बड़ चल रहा है, इसको भी छोड़िए, सुनिए बढ़िया से। बिंदुसार के बारे में हम लोग 5 बात सभी लोग खूब ध्यान से सुनेंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार का जो नाम दिया, वह नाम दिया अमित्रोचेडस, जिसको लोग तोड़ मरोड़ करके उनको अमित्र घात कहते हैं, और अमित्र घात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। देखो बहुत रिवर्स अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, किस राजा का नाम अमित्र घात है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अमित्र घात नाम किसका है, बिंदुसार। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। और तब हम लोग देखे जरा बिंदुसार में 2-3-4 इंपॉर्टेंट चीज। बिंदुसार अपने क्षेत्र को आगे नहीं बढ़ाए, जितना चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था उतना ही सुरक्षित रखा। ये अलग बात है कि इसके समय 2 बार तक्षशिला में विद्रोह हुए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंदुसार के समय विद्रोह कहां हुए, तक्षशिला में, और तक्षशिला मतलब पाकिस्तान क्षेत्र में। और वहां जो विद्रोह हुए, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए पहली बार में उसने अपने बेटे सुसीम को भेजा, और दूसरी बार उसने किसको भेजा, अशोक को भेजा, और वो विद्रोह शांत हो। तो आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तक्षशिला में विद्रोह किसके समय हुआ, बिंदुसार के समय। पहला विद्रोह के लिए बड़ा बेटा किसको भेजा, सुसीम, और दूसरा विद्रोह के लिए छोटे बेटे अशोक को भेजा। अब यहाँ महत्वपूर्ण चीज जरा सुनेंगे, यूनान के साथ इनका भी संबंध बना रहा। यूनान में सीरिया के राजा है एंटीओकस, उसने भी एक राजदूत भेजा जिसका नाम था डायमेकस। आपको नाम एकदम ध्यान रखना है, एंटीओकस, राजदूत कौन है, डायमेकस। पूछा जाएगा कि डायमेकस किसका राजदूत था, तो सीरिया के राजा एंटीओकस का। डायमेकस किसके दरबार में आया था, चलिए बोलिए, बिंदुसार। इसी के समय मिस्र का एक राजा था, फिलाडेल्फस। दोनों नाम एकदम क्लियर चाहिए, अभी हम बोलेंगे 2-3 बात तो याद हो जाएगा। मिस्र का राजा कौन है, फिलाडेल्फस, और उसका एक राजदूत है डायोनिसस। ध्यान दीजिए, दोनों नाम एकदम चेंज है, डायोनिसस। अब ये भी बिंदुसार के समय ही आया। पहला का नाम क्या बोले, डायमेकस, इसका नाम क्या बोले, डायोनिसस। पूछा जाएगा डायोनिसस, तो कहना मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत है, डायमेकस सीरिया का राजा एंटीओकस का राजदूत है, और ये दोनों का दोनों किसके समय आया, बिंदुसार के समय आया। अब एक और महत्वपूर्ण चीज, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटीओकस से 3 चीज की मांग की कि हमको 3 चीज भेज दीजिए।
पूछा कि क्या क्या, तो पहला नंबर दिया कि आपके यहाँ एक फल बहुत सुंदर है, सूखी अंजीर। तो ये अंजीर जो फल है वो हम चाहते हैं टेस्ट करना कैसे, तो सूखी अंजीर भेजिए सीरिया से, उसने मांग किया। और दूसरा नंबर कहा कि मुझे एक दार्शनिक दीजिए, फिलोसफर, बहुत विद्वान रहे, सोचे, हमको आंसर दे। और तीसरा नंबर कहा कि इंडिया वाला जो पेड़ का जो दारू शराब जो देखते हैं, ताड़ी जिसको बोलते हैं, सुने हैं कि इससे हाई क्वालिटी का आपका मीठा शराब उधर चलता है, एक पैक भी भेजिए, जरा टेस्ट करेंगे विदेशी ब्रांड वाला कैसा। देखिए आपको पसंद पूछा जाए कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से कितनी चीज की मांग की, 3 चीज। पहला है सूखी अंजीर, एक दार्शनिक और एक मीठी शराब। सीरिया के राजा ने शराब भी भेजा, अंजीर भी भेजा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा। कहा मेरे यहाँ विद्वानों को, दार्शनिकों को हम नहीं भेज सकते। अंजीर फल है, जैसे हम लोग के यहाँ स्पेशली लीची, आम, ये सब फल है। अब सीरिया का राजा सुनेगा कि इसके यहाँ लीची होता है, तो कहेगा कि जरा टेस्ट कराइए लीची कैसा होता है। उसी तरह से उसका फल क्या है, अंजीर। आजकल तो मिलता है यहाँ, अब मिलने लगा, पहले नहीं मिलता। फल दुकान में डिब्बा में पैक वगैरह रहेगा, छोटा छोटा, कहोगे अंजीर दिखाइए तो देगा, महंगा मिलता है। तो उस समय इंडिया का ही फल नहीं है, बाद में धीरे धीरे कई लोग इसको डेवलप की। तो उसने अंजीर की मांग किया, वो भी आया, शराब की मांग किया, वो भी आया, परंतु दार्शनिक नहीं आया। अब महत्वपूर्ण एक और लास्ट है, उसके बाद क्लियर इधर का पेज। बिंदुसार से ज्यादा प्रश्न आपको नहीं बनेंगे, बिंदुसार से जो प्रश्न बने आप लगभग सुन चुके। फिर से एक 4 बात रिवाइज करते हैं तो आपका क्लियर। बिंदुसार का नाम क्या है, अमित्रघात। यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रोचेडस का, और अमित्रघात, अमित्रोचेडस का अर्थ क्या है, शत्रुओं का नाश करने वाला। बोलो, पहला नंबर एकदम क्लियर है सबका। दूसरा नंबर हम लोगों ने सुना कि बिंदुसार के समय 2 बार तक्षशिला में विद्रोह। पहला विद्रोह को दबाने के लिए इसने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, और दूसरा विद्रोह को दबाने के लिए इसने अशोक को भेजा। बोलो, ये भी लाइन एकदम स्पष्ट है सबका। इसके बाद अगर हम लोग चले तो बिंदुसार के समय 2 राजदूत आए। पहला राजदूत आप सभी को हमने बताया, जिसको हम लोग सुने, सीरिया के राजा एंटीओकस, राजदूत है डायमेकस। फिर से दिमाग में बैठाएंगे, सीरिया का राजा एंटीओकस, राजदूत कौन है, डायमेकस। मिस्र का राजा फिलाडेल्फस, और राजदूत है डायोनिसस। राजदूत कौन हो गया, डायोनिसस। देखो सजाने आएगा, धीरे धीरे राजदूत का क्रम शुरू हो रहा है, एकदम अंतिम, एक साथ लिंक अंतिम में जोड़ेंगे। और उस दिन तुमको याद कराएंगे कि पहला नंबर तो कहना मेगास्थनीज, किसके दरबार में, तो कहना चंद्रगुप्त मौर्य। कौन भेजा था, सिलुकस निकेटर। तब हम कहेंगे कि बताओ अगला राजदूत बोलो, कहना सीरिया के राजा एंटीओकस का राजदूत है डायमेकस। मिस्र का राजा फिलाडेल्फस का राजदूत है डायोनिसस। बोलो, क्लियर है सबका। अब इसके बाद हम लोगों ने सुना कि बिंदुसार में स्थिति हम लोग देख लिए कि बिंदुसार की स्थिति, विद्रोह, राजदूत, सीरिया के राजा से 3 चीजों की मांग। बिंदुसार का धर्म भी कभी कभी पूछता है, तो वो भी आपको समझा दिए। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। क्लियर है सबका। बिंदुसार की मृत्यु जो हुई वो डेट आपके लिए थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके मरने के 3-4 साल तक कौन राजा अगला बनेगा तय नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका बड़ा बेटा सुसीम था, अशोक छोटा है। अशोक राजा बनने के पहले अवंती क्षेत्र का, मध्य प्रदेश क्षेत्र का केवल राजपति है, और अब राजा कौन बनेगा, 4 साल लग गए। और 269 ईस्वी पूर्व की डेट महत्वपूर्ण है। मैं डेट जल्दी नहीं बताता, लेकिन जहां जरूरी है वो डेट तुम्हें सुनना हो। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक 4 वर्षों के उत्तराधिकार के संघर्ष करने के बाद, सभी भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक राजा बना। और अशोक कब राजा बना ये पूछेगा तुमसे, क्योंकि अशोक का डेट लिंकेज रहता है। कई लोग कहते हैं कि अशोक अपने मंत्री राधागुप्त की सहायता से 99 भाइयों की हत्या करके अगम कुआं में डाल दी। कई लोग भी कहना है, अभी भी अगम कुआं में जाओगे तो उसमें लोग कुछ सिक्का पैसा डालते रहता है, वहां कुआं अभी भी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 99 भाई के मार के उसमें डाल दी। कुछ लोग कहते हैं 99 आदमी का डालेगा तो कुआं हाउसफुल हो जाएगा। ये अतिशयोक्ति लगता है, बढ़ा चढ़ा के है। तुमसे पूछे, बोलो मारा के डाला कि नहीं डाला, तुम सब फेर में मत रहना। आपको ही नहीं कहना है, कहना 99 भाई को डाला, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। कुछ इतिहासकारों की एक राय है, न उधर न करना है और न इधर हाँ के फिर में रहना। पब्लिक लोग कर रहा है, तुझे टैक्स ज्यादा लेंगे, हल्ला कर रहा है, बस वही है। तुम लोग कभी कुछ असाइनमेंट नहीं मिलेगा, हल्ला करेगा तो फलाना पहला आदमी को भेजा गया, दे दीजिए, दूसरा आदमी को भेजा गया। विद्रोह का मतलब क्या है, हल्ला करना, ऐसे नहीं, यही वाला कीजिए, वाला कीजिए, वो विद्रोह है। तो अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, अब इस बात को हम लोग जरा सुनेंगे। इंपॉर्टेंट अब बात हुई, अशोक का काल सबसे महत्वपूर्ण है। जो लोग अशोक का पीरियड अभी समझोगे, क्वेश्चन अब आपका बनेगा। अशोक ने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। भारत का पहला राजा था जो कला के माध्यम से प्रजा को संबोधित करने का काम। उस समय कोई ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, ना प्रिंट मीडिया थे, ना अखबार थे, ना टीवी थे, और अपनी बात राजा को पहुंचाना है। देख ही रहो क्षेत्र कितना बड़ा, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक, और उतनी बात लोग कैसे सुनेगा, कैसे समझेगा, ये चीज बहुत टफ लेवल का वर्क था। आजकल क्या है, आजकल तो हमारे प्रधानमंत्री कभी भी आ जाते हैं, भाइयों बहनों, मन की बात, दिल की बात शुरू कर देते हैं। अगला दिन पेपर में छप गया, उस समय टीवी में निकल गया, सब लोग समझ गया कि हाँ इनके मन की बात चल। उस समय अगर रहता तो अशोक बेचारा भाइयों बहनों कहता भी तो कौन सुन, वहां 10 आदमी सुनता और उनकी बात पूरे तक पहुंचते पहुंचते सब लोग पूरा होकर मर जाता। क्षेत्र बहुत बड़ा है ना। तो अशोक क्या किया, अपनी बात लिखने के लिए
उसने कला का प्रयोग किया। ये ऐसा है कि कोई पहाड़ खोजो जो बहुत बड़ा है, तो जी खोजे, उसमें जाके कटिंग करके एकदम फुल डिजाइन बनाओ, लोग देखने जाएगा तो जी हाँ आएगा, फिर तो लगे। कहा उसमें मेरी बात खोद खोद के लिख। और कौन वाला पहाड़ चुनना, कौन वाला पहाड़ चुनना जो रोड के बगल में रहे। ऐसे कोई पहाड़ चुन के डाल देंगे तो कौन गुफा में घुसता जाए। रोड के बगल में रहे, वहां कोई लैंडमार्क दे दो, चिन्ह दे दो, लोग जा रहा है, पैदल जा रहा है, बैलगाड़ी से जा रहा है, और अचानक उसको नजर आए। ऐसे आजकल बैनर पोस्टर किसी के मकान में टांग देना, कौन मकान में टांगना जो रोड किनारे रहे दिखे। ऐसे तुम अपने रूम में ले जाकर टांग दोगे तो उसका क्या मतलब। आजकल भी तो लिखा उखा के टंगाता ही है, फुल बना दिया, डिजाइन बना दिया, लटका दिए, दूर से ही दिखाई। तो उसी प्रकार अशोक कह रहा है कि रोड किनारे जो पहाड़ है उसका चयन कर और उसमें हमारी बात को लिखो। और उन बातों में अशोक ज्यादातर जगह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता। तो मैं प्रश्न पूछा जाएगा कि अशोक ने अपने जो अभिलेख थे, चाहे वो शिलालेख हो, चाहे स्तंभ लेख हो, चाहे वो गुहा लेख, 3 प्रकार तुम्हें मिलेंगे। जब बोलेंगे बृहद शिलालेख तो शिला माने होता है पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ों में जो लेख लिखे गए उसे शिलालेख कहते हैं। हो सकता है कहीं रोड पर पहाड़ ना हो और हमें बातें कहनी हो, तो वहां पहाड़ नीचे से कहां से निकालेंगे। तो अशोक कहा कि वहां पे लंबे लंबे स्तंभ हम बनाओ, पहाड़ से कटिंग करो, उसी में डिजाइन बनाओ और उसको ले जाके गाड़, फिर रोड पे ही गाड़ना। अब इलाहाबाद, टोपड़ा, बिहार में देखोगे रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, कई जगह मिलेगी। और जहां पहाड़ नहीं है वहां रोड पर ही सबको गाड़ने का काम किया। इतना सुंदर था कि तुम आज के डेट में भी कोई कर दे तो तुम देखने जाओ। सुंदरता का अंदाज इसी से लगा सकते हो कि 60 फीट ऊंचा पत्थर है, बीच में ज्वाइंट नहीं। तो सोचो बड़ा सा पिलर है 60 फीट ऊंचा और ज्वाइंट नहीं, तो सोचो कितना बढ़िया से कटिंग करके निकाला हो। उसमें इतना बढ़िया पॉलिश है, लग रहा है ऐनक। उसमें ऊपर एक चौकी जैसा बनाया हुआ है, वो भी कटिंग करके, और उसके ऊपर जानवर है, कहीं बसहा बैल है, कहीं शेर है, वो भी शेर ऐसे बैठा हुआ है, लग रहा है हम ही को देख रहा। जमाने में सोचो इतना भयंकर भयंकर अच्छा पत्थर पर छेनी हथौड़ी से चित्रकारी किया हो। और उसमें अशोक कहा कि हमारी कुछ बातें खोदो। आएगा सब देखने पॉल और गलती से कहेगा लिखा हुआ क्या है, तो रीडिंग मारेगा। अब रीडिंग मारेगा तो हमारी बात उन तक पहुंचेगी कि हम क्या चाहते हैं, शिकार करो कि नहीं करो, कितना खर्च करो, हमारी बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। और उसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट जहां लड़के मैक्सिमम गलती करते, पहले तो आपको समझा दिया कि 3 बात आपको मिलेगा। शिलालेख मतलब बड़ा बड़ा पत्थर, पहाड़, स्तंभ लेख का मतलब लंबा लंबा, वो कहीं भी जा सकता है। और तीसरा मिलता है गुहा लेख, गुफा में पहाड़ के अंदर से सब चीज निकाल के गुफा बनाना और गुफा पर गेट बना के उनकी बातें लिखना। और इसमें जो भी भारत में मिला अधिकांश ब्राह्मी लिपि में। आपको पूछा जाएगा कि बताओ भारत में मिला वो कौन लिपि है, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि लिखते हैं दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, चलिए बोलिए। तो ब्राह्मी लिपि हिंदी जैसे चलते हैं। और तुम हिंदी कैसे लिखते हो, दाएं से बाएं कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। जब लिख रहे हो खत्म होगा फिर बाया, फिर दाया आया, फिर बाया। उसी तरह से ब्राह्मी लिपि लिखी गई। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हारा आ रहा है, 2 प्रश्न सुनना। इन दोनों क्वेश्चन में इसके आत्मा भरे हुए। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का खोज किसने किया? तो आपको जेम्स प्रिंसेप चॉइस देगा, मारोगे तो लड्डू नंबर आ जाएगा। खोज टीफे लैंथर ने किया। बात ध्यान देगा, बहुत खतरा है यहाँ पे। कोई लड़का जेम्स प्रिंसेप ऐसे रट जाता है कि ब्राह्मी देखते ही मार देता है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का खोज कौन किया? टीफे लैंथर। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का कार्य जेम्स प्रिंसेप किया। और डेट भी इसका पूछेगा 1837। रट जाना 18 दूनी 36, लेकिन एक बढ़ा 36 नहीं करना, 37 करना। और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को खोज कौन किया? टीफे लैंथर। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को कौन पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा? 1837। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनेंगे, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं, थोड़ी सी बात और लोड लगाएंगे तो सही। चूंकि इतने बड़े क्षेत्र में जो है अशोक राजा है, सभी लोग उस भाषा को नहीं जानते, तो इसीलिए कहीं कहीं अशोक ने ब्राह्मी लिपि को हटा के खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया। और यह जगह पाकिस्तान में 2 जगह है, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा। सुनेंगे बढ़िया से, 2 ऐसे जगह मिले पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जहां पे ब्राह्मी लिपि की जगह खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती। तो आपको बहुत खरोष्टी से मतलब नहीं है, मतलब है क्वेश्चन टर्न करेक्ट। निम्नलिखित में कौन खरोष्टी में मिला, कौन ब्राह्मी में मिला? तो सिर्फ एक रट जाओ, शहबाजगढ़ी और मानसेहरा। ये 2 सिर्फ ऐसा है, 2 सिर्फ ऐसा है जो खरोष्टी में है, बाकी सब ब्राह्मी में। बोलिए क्लियर है सबका? अफगानिस्तान में अशोक ने द्विभाषीय अभिलेख लिखा, 2 भाषा में दी, ताकि लोग पढ़ पाए। हम उस तरह का भाषा वहां नहीं देंगे तो अफगानिस्तान की भाषा अलग है, वहां लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। और सबसे पहले जब अभिलेख ब्राह्मी लिपि पढ़ा गया, तब अशोक के बारे में कुछ तथ्य उजागर। क्योंकि अशोक के बारे में अब सबसे महत्वपूर्ण लाइन बता रहे हैं जो लड़कों को समझ में नहीं आती। बहुत खतरनाक लाइन है अशोक का। ये सब लाइन जिसका सही है मोरी काल पे अच्छा कमांड हो जाएगा। अशोक के 14 बृहद शिलालेख मिले। बृहद शिलालेख का मतलब बड़े बड़े पहाड़। पूछा जाएगा कि अशोक के जो 14 बृहद शिलालेख है कितने जगह से मिले, तो कई लड़के 14 देख के बड़ा खुश होता है, ये तो हिंट्स दे दिए।
तो गलत है। अशोक के 14 बृहद शिलालेख 8 जगहों से मिले। 8 जगह, ये तुम्हारा मेन ध्यान आना चाहिए। अशोक के 14 बृहद शिलालेख कितने जगह मिले? 8 जगह। फिर 14 क्या लगा? तो अशोक की 14 बातें 8 जगह। ऐसा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन तुमको सीखना है। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? 14। यानी अशोक ने अपनी 14 बातें 8 जगह खुदवाया, जिसमें 2 जगह ऐसा है जो भारत में नहीं है, बाकी 6 जगह भारत में। 2 जगह अभी आपको बताए, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, ये दोनों पाकिस्तान में है और दोनों ब्राह्मी की जगह खरस दिल्ली पे। बोलो क्लियर है सबका? अब बाकी कितने जगह बच गए? 6 जगह। इस 6 जगह में राज्य भी तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूछ देगा। आप लोग को तो उतना टेंशन नहीं है, हैवी लेवल का एग्जाम जब देता है तो बिल्कुल ही सब टेंशन है कि अशोक के बृहद शिलालेख किस राज्य से नहीं मिली। चॉइस दे देगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। सुन लो जरा, सुनो। ये सब क्वेश्चन अभी लॉटरी मारेगा, इसमें कोई इलाज नहीं है सबका। अशोक का बृहद शिलालेख किस राज्य से नहीं मिला? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार। उड़ीसा लग रहा, बिहार भी लग रहा। कितने लोग बिहार लग रहा? चलिए, तो 8 जगह में 2 जगह आपको बता दिए, शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। ये कहां है? पाकिस्तान में। 6 जगह जो तुम चल रहे हो, 6 जगह जो तुम्हारी बात चल रही है, उसमें एक राउंड सुनेंगे। 2 जगह धौली और जोगड़ उड़ीसा में। कलिंग में 2 जगह है, सबसे ज्यादा वही मिला इंडिया के किसी राज्य में। तो 6 में 2 धौली और जोगड़ उड़ीसा में। बोलो धौली और जोगड़ कहां है? उड़ीसा। उड़ीसा का ही पुराना नाम कलिंग। तो आपको धौली जोगड़ दिमाग में आ गया सबको? एक आंध्र प्रदेश में मिला, एरारगुड्डी। आंध्र प्रदेश का जगह कौन है? एरारगुड्डी। महाराष्ट्र में एक मिला, सोपारा। महाराष्ट्र में कौन है? सोपारा। गुजरात में एक मिला, गिरनार। और एक और उत्तराखंड में मिला, कालसी। सुनेगा बढ़िया से। बिहार में कुछ नहीं मिला। बिहार में स्तंभ लेख है। बिहार में उतना बड़ा पहाड़ है कहां? इसको बृहद शिलालेख बोल रहे हैं, बहुत बड़ा पहाड़ जिसपे लिखे हुए। यहाँ बराबर वगैरह पहाड़ भी है, तुम्हें गुफा वाला बनवाया। बृहद शिलालेख नहीं है। तो अब इसीलिए लड़के तो सोचता है, बिहार के लड़के खुश होते हैं, बिहार तो पक्का है, घूमे हैं, अशोक के बहुत नाम सुने। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ बिहार नहीं था। अब आपको अभी जो दिए, फिर से एक बार नाम सुनो, फिर तो पेज मिलेगा तो आपकी क्लियर हो। पहला नंबर फिर से सब लोग का ध्यान चाहेंगे। पाकिस्तान में 2 है, शाहबाजगढ़ी, मानसेरा। गुजरात में एक है, गिरनार। महाराष्ट्र में सोपारा। आंध्र प्रदेश एरारगुड्डी। 5 हो गए। 2 आपके हो गए उड़ीसा, धौली जोगड़। 5 2 7। और एक उत्तराखंड में है, कालसी। अब सुनेंगे जरा ध्यान से। 8 जगहों पर अशोक के 14 बातें खोदी गई थी, जिसमें पहली बार पढ़ा गया कि इसके 13वें नंबर जो शिलालेख, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, सुनना एकदम गौर से। इन सभी जगहों पर हिस्ट्री साइंस जैसा चलता है, बहुत टर्निंग है। इधर अगर एकदम लड़के ठीक ठाक नहीं पड़े रहेगा, रट के भी कुछ नहीं हो, तुमको समझ में नहीं आएगा। अशोक के 14 बृहद शिलालेख कितने जगह मिले? तो 8। मतलब क्या है? तो मतलब था 8 जगहों से अशोक की 14 बातें लिखी हुई है। पहला नंबर बात, दूसरा नंबर बात, सब जगह वही बात लिखी हुई है। और 13वां नंबर में अशोक ने बात लिखा कि मैं अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग विजय। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना। यहां से क्वेश्चन 2 पूछेंगे कि अशोक अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग युद्ध किया? 8वें वर्ष। अब बताओ अशोक राजा कब बना था? 269 ईस्वी पूर्व, इसलिए डेट बताया था। और 269 ईस्वी पूर्व में 8 साल और जोड़, 261 ईस्वी पूर्व एक कलिंग युद्ध का डेट। जहां डेट जरूरी है वहां पे एकदम आपकी क्लियर चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार में डेट की कोई जरूरत नहीं है कि बिना मतलब माता दर्द करा रहे। इनका डेट पूछा जाएगा, चूंकि अभिलेखीय प्रमाण है। 269 ईस्वी पूर्व में अशोक राजा बना, और शासन के 8वें वर्ष मतलब 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने लिखा कि मैं कलिंग युद्ध किया। और कलिंग युद्ध में युद्ध विभीषिका को देखते हुए जो आ रहा है मरते जा रहा है, फिर से ना आ रहे हैं। 1 लाख लोगों को हमने बर्बाद किया। जिधर देखिए खून की धाराएं चल रही, और उतनी खून की धारा देख के हमको अब लग रहा है अंदर से क्या मिलेगा मुझे? छोटा सा कलिंग। ऐसा तो कितना बड़ा साम्राज्य मेरा खुद का है, तो इतना के मार के हम क्यों जरूरत था पाप लेने की? और अशोक युद्ध मैदान में ही कहा कि हम रोने लगे। और शासन के 8वें वर्ष जो हम कलिंग युद्ध किए, उससे मेरा हृदय पिघल गया। और हम उसी दिन सोच लिए कि अब हम कभी युद्ध विजय नहीं करेंगे, धर्म विजय करेंगे। और उसके पहले अशोक शिव धर्मावलंबी था, शिव भगवान को मानता था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद वह बौद्ध धर्म को अपनाया। बात को समझे? अब ये तो अलग डिजाइन हो गया। बाबा है जैन, बाबूजी आजीवन, अब बेटा है बौद्ध, तो बड़ा भयंकर धर्म है। आजकल ऐसा सुनने को मिलता है कि हर पीढ़ी बाप बेटा पोता सबके धर्म चेंज। उस समय आजादी है, जिसको जिधर फ्लेक्सिबल जा रहे हैं, धीरे धीरे उसी स्टेबल हो गया, तो अब सब कोई फिक्स हो। अब हम लोग यहाँ पे देखें अशोक के बारे में एक और बात आती है। एक पुस्तक है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, राजतरंगिणी। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। राजतरंगिणी में कलहन ने लिखा कि श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की, यानी जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भी आ चुका है इसके साम्राज्य में। ये 2 बड़ी उपलब्धि है अशोक के। अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक। कहां से जानकारी मिला?
राज तरंगिणी से, और राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन। ऐसे पुस्तक एंशिएंट में जितने नाम लेंगे उसके राइटर आपसे पूछेंगे। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बात और सुन लीजिए तो स्पष्ट हो जाएंगे। अशोक कितना तेज था, एक लाइन से अंदाज लगेगा। 14 बात लिखा, सब में लिखा एक ही चीज। 13वां नंबर लिखा कि शासन के 8वें वर्ष को मार के 1 लाख को उड़ा दिए, कलिंग युद्ध किए, कलिंग मैंने उड़ीसा में लड़ाई किए, और मेरा हृदय पिघल गया बहुत के मारे थे। और कहा कि ले जाओ 8 जगह बात लिख दो। लेकिन कितना तेज है, जब वही बात उड़ीसा में लिखना है तो 2 जगह धौली और चौगर में कहा कि सब वही रहने देना, 13वां नंबर चेंज कर दे, नहीं तो ये लोग पढ़ेगा कि शासन के 8वें वर्ष लोग को बहुत मारे थे, ये लोग को बड़ा तकलीफ हो। और 13वां नंबर को हम लोग इसीलिए धौली और चौगर में अतिरिक्त अभिलेख कहते हैं, एक्स्ट्रा अभिलेख कहते हैं। और अशोक तेज कितना है, इस लाइन से अंदाज करोगे कि वहां 13वां में क्या लिखवा दिया, सारे प्रजा मेरे संतान। देखिए कितना मीठा बात लिखवा। धौली और जो, अब देखो क्वेश्चन आएगा, सारे प्रजा मेरे संतान है, प्राप्त हुए हैं, तो तुम कहोगे समझ गए 13वां नंबर है, कलिंग युद्ध हटा के धौली चौगर में सटाया हुआ। तो वहां लिखा हुआ सारी प्रजा हमारे संतान है, कि कोई साधारण बात नहीं। राजा का बेटा पक्का है कि राजा बनेगा। उस समय अगर कोई राजा लिख रहा है कि तुम लोग हमारे संतान हो, तो बहुत बड़ी बात। आज भी अब बताओ, सारे प्रजा मेरे संतान हो कहने से राजा के पावर घटे कि बढ़ गए? बढ़ गए, बढ़ गए। हम कहें कि सारे लोग मेरे भाई बहन जैसा हो तो मेरा पावर बढ़ गया, जिसको चाहेंगे पीठ पर चढ़ा मारे, कहा सर बड़ा भाई, सारे लोग मेरे भाई जैसा, मेरा पावर बढ़ता है ना इसमें। अशोक भी कह रहा है कि सारे प्रजा मेरा संतान है, मतलब जिसको जो चाहेगा करे। और यही मॉडल आज की सरकार ने भी अपनाया। आज भी जो हमारे सरकार, कई बार नहीं, जितने सरकार है वो सब कहते हैं कि तुम लोग मेरा संतान है, हम ध्यान दें। मोटरसाइकिल चलाओ, हेलमेट पहन के मत जा, उधरेगा तो तुम कहना हमारा माथा फूटे चाहे हो, तुमको क्या? अरे हम चला रहे हैं बिना हेलमेट चला रहे तो तुम्हारा सिर नहीं ना फोड़ेंगे, हम एक्सीडेंट करेंगे, हम मरेंगे, तुमको क्या जाता है? तू कहेगा कि सारे प्रजा मेरे संतान है, हम मरने देंगे, फाइन निकाल। बात समझिए, अब क्यों सीट बेल्ट है, क्यों हेलमेट है, बात कहानी समझ में आ रही है। इस सब का जड़ी अशोक है, सारी प्रजा हमारे संतान है। ये मॉडल बड़ा भयंकर मॉडल। अब आप बात समझ गए होंगे कि कितना अशोक तेज। थोड़ी सी चर्चा स्तंभ लेख पर और थोड़ी सी बात गुहा लेख पर, तो इनका अभिलेख हो जाएगा और तब अशोक का सिस्टम आपका कंप्लीट है। अब हम लोग देखें, अशोक ने स्तंभ लेख गढ़ने वाला जो बताए वो 6 जगहों पर गढ़ा। पूछा जाएगा स्तंभ लेख कितने स्थान से मिले? 6। ये 6 जगह आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। बोलो पहला नंबर जगह, तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 जगह है, एक मेरठ और एक चोपड़ा। सुनेगा जो लड़के का ध्यान एकदम पूरा आएगा तब समझोगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तुम्हारा आगे मेडाइवल तक जाएगा। तुमको इतना डिटेल इसको इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि मध्यकाल में भी इधर उधर ये सब बातें होगी, और उस समय जिसका मौर्य काल कंप्लीट है ना, उसका हिस्ट्री सही हो। मौर्य सबका सही नहीं होता, अधिकतर लड़का तो इनका चाणक्य को दिल फलाना मेगास्थनी मार खाली रट के ये वाइट के पूछिए तो बेचारे का काम खत्म। खाली रटे रहता है, कर बेटा ये है, इनका के लेखक ही है, ये किताब के लेखक ही है, और बस काम खत्म। थोड़ा सा इधर से उधर मारिए तो फिर कहां से नहीं मिला, क्या मिला, कौन लिपि में मिला, ये सब हमको याद नहीं होता। क्यों नहीं याद होगा तुमको? एकदम सिंपल तो सीधा सीधा है सब। अब इसमें छोटी सी बात सुनेंगे, अशोक के स्तंभ में कितने जगह? 6 जगह। अब ठीक से सुनना, पहला नंबर एक मिला हरियाणा, और हरियाणा का एक जगह है टोपरा। हरियाणा का जगह कौन है? टोपरा। दूसरा मिला यूपी, और यूपी का जगह है मेरठ। यूपी का जगह कौन है? मेरठ। एक मेरठ और एक टोपरा। बाद में जब मिडाइवल पढ़ोगे तो एक व्यक्ति आएंगे फिरोज शाह तुगलक। वो दोनों मेरठ वाले टोपरा वाले कोई नहीं जानता था, गला था। अशोक धीरे धीरे कई बार अंधर वगैरह आया होगा, वो सब गिर गया, रोड किनारे सब धूली वगैरह में सब मिला हुआ था, किसी ने नहीं देखा। फिरोज शाह तुगलक एक बार जा रहा था हरियाणा तरफ, क्योंकि हमने सभी बताया कि जो भी गड़े गए थे रोड किनारे थे। उसने रोड किनारे एक जिला जैसा देखा तो कहा इसको हटाओ, तो देखा कि कुछ पत्थर निकल रहा है, और हटाओ, फिर निकल रहा है, और हटाओ, 60 फीट तक निकला। कहा कि अरे तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, ले चलो दिल्ली। वो यहाँ हरियाणा से टांग के दिल्ली गया। फिर कुछ दिन में आगे गया यूपी तरफ, तो मेरठ में फिर वैसा ही मिला कि लगता है वही अजीत, हाँ ले चलो इसको भी दिल्ली। दोनों को धो धा के, और जहां अपना शासन था कहा यहाँ गढ़ो, बड़ा सुंदर लग रहा है। अरे इसमें कुछ लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां खजाना गड़ा हुआ होगा और लिखा हुआ है कैसे कैसे प्राप्त करें। तुम लोग बचपन में कई बार देखा होगा, कोई गुफा के आगे कुछ लिखा रहता है तो 2-3 आदमी बात करता है कि मैं अंदर खजाना है, कि मैं कुछ पढ़ नहीं पाया, कि मैं लिखल है कैसे कैसे जाना। आप लोग अक्सर इस बात तो सुना हो। फिरोज शाह तुगलक को भी यही लग रहा। तो कहा कि जितना मौलवी साहब लोग हैं मौलाना को बुलाओ। मौलाना देखा तो कहा कि जी ये अरबी फारसी में, उर्दू में नहीं, हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, दूसरा डिजाइन से लिखा हो। तो कहा कि सब पंडित लोग को बुलाओ। विद्वान पंडित लोग ही पहुंचे, लेकिन सब टटोलते रह गए, पढ़ कोई नहीं पाए क्योंकि वो लिपि ब्राह्मी थी, कोई नहीं पढ़ पाया। फिरोज शाह तुगलक कहा कि तो कोई बात नहीं है, रखे रहा, लेकिन उसके पुस्तकों में वर्णन है कि हम प्रयास किए। अब तुमको क्वेश्चन देगा, किस स्थान के अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया? तुम मुस्कुराओगे कि समझ गए, टोपरा और मेरठ। फिर आगे बढ़े तो इलाहाबाद में, इलाहाबाद को ही प्रयाग कहते हैं। प्रयाग में ही एक बहुत बड़ा स्तंभ था, और कई राजा अपने जीते तो निचलका में अपना भी खोदवा दी। वैसे कुछ पेड़ में कुछ खोदा रहता है तो तुम लोग अपना भी कुछ खोद देता है। इसका देखा कितना है, तो समुद्रगुप्त जब विजय अभियान किया तो उसका हरिसेन कहा कि तो इसमें नीचे खोद दीजिए, और तुम नाम सुनोगे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग माने इलाहाबाद, प्रशस्ति माने बड़ाई, उसी में खोद के लिखा। देखिए
देखिए 3 जगह तो हमें लगता है सबको याद हो गया, और 3 जगह स्पेशली तीनों बिहार में, अशोक स्तंभ 3 बिहार में मिला। एक अरेराज, दूसरा लौरिया नंदनगढ़ और तीसरा रामपुरवा। ये तीनों जगह चंपारण के हिस्से में, और वह तीनों जगह वहां से आपको प्राप्त हुआ। चूंकि पटना उसके कैपिटल थे, कोशिश किया था कि इधर के क्षेत्र के लोग भी समझे, और 6 अशोक स्तंभ थे। एक गुफा भी मिला, और वह गुफा गया जिले में एक पहाड़ है बराबर, उस बराबर की पहाड़ी में उसने पूरे पहाड़ के अंदर गुफा बनवाया और किस धर्म को दान दे दिया। आपसे पूछा जाएगा तो ये अपने आप को धार्मिक सहिष्णु दिखाने के लिए अपने पिताजी के धर्म आजीवक संप्रदाय वाले को दान दे दिया कि तुम लोग इसमें रहना। देखिए, तो बराबर की गुफा किसको मिल गया? आजीवक संप्रदाय को मिल गई। अब यहाँ पे 2-3 बात और सुनोगे तो अशोक की कहानी कंप्लीट हो जाएगी। अशोक के समय हम लोग देख लिए कि कलिंग भी जीत गया, श्रीनगर की स्थापना भी कर लिया, विशाल साम्राज्य का स्वामी है। जब बौद्ध धर्म अपनाया तो अपना बेटा बेटी सबको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगह भेजा। इसके एक बेटा है महेंद्र, बेटा कौन है? महेंद्र, और बेटी है संघमित्रा, और बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा, इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका में भी सोच लीजिए बौद्ध धर्म है, चीन में बौद्ध धर्म है, तिब्बत में बौद्ध धर्म है, म्यांमार में बौद्ध धर्म है। ये सब फैलाया हुआ किसका है? अशोक का, क्योंकि अशोक विशाल क्षेत्र का स्वामी है। इतना बड़ा भारत का राजा है कि जब राजे दंडवत हो रहा है तब प्रजा के क्या कर? श्रीलंका छोटा देश है, कहे कि इतना कैसे बढ़ गया? तो कहा फिर रहे तुम्हारे यहाँ भी धर्म अपनाओ, तुम भी बढ़ोगे, तो भी शुरू। अशोक एक और अच्छा काम किया, बेटा बेटी को जब श्रीलंका भेजा तो वहां के राजा को एक गिफ्ट किया। गिफ्ट क्या किया? जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उस पेड़ में कलमी सट्टा मिट्टी लगा दिया, बांध दिया, पानी पटवन दिया। कुछ दिनों के बाद इसमें थोड़े जड़ निकल गए तो हल्का इसको काटा और छोटा वृक्ष भी श्रीलंका भेजा कि इसी पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए, मनुष्य में इस चीज का खोज किया जा रहा है। पेड़ पौधे में खोज ऑलरेडी हो चुका है। कोई पेड़ 40 साल पुराना है तो उसके कोई छोटे जो डाली भी निकल रहे हैं उसकी उम्र 40 साल वाला है। अब उस छोटे डाल में भी आप मिट्टी लगा दीजिए, भिगा लीजिए और प्लास्टिक से कस के बांध दीजिए। प्लास्टिक से बांधे हैं तो जल्दी सूखेगा। अब आराम से उसको छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन बाद खोल करके फिर भिगा के फिर बांध दीजिए। ऐसा 15 दिन फिर छोड़ दीजिए तो 1 महीना के बाद उसमें अंदर से थोड़ा थोड़ा जड़ निकलने लगेगा। उसके बाद हल्का कटिंग कर लीजिए, फिर 10 दिन बाद हल्का और काट दीजिए तो जड़ और डेवलप करेगा, फिर पूरा काट दीजिए। तो देखने में छोटा है लेकिन 40 साल इसका उम्र। अब आप किसी गमला में लगा दीजिए तो देखने में छोटा है, ये 40 साल के। अब इसमें अगर अमरूद फलता है तो अब इसको हम काटे तो देखने में छोटा है लेकिन गमला में ही अमरूद फल रहा है, गमला में ही जो है देख रहे हो नींबू फल रहा है। अब जो देख रहा है कहा इतना छोटा में, छोटा मत समझो, उम्र 40 साल। कैसे आया ये डिजाइन, समझ गए? अब आप किसी भी छोटे पेड़ को देखना और देखना फल लगा हुआ है तो ये पक्का है वो बीज से तैयार नहीं है, वो किसी पुराने वृक्ष के डाल से तैयार किया गया। और इस सिस्टम में उसके पूरे नेचर मिलते हैं। आदमी में भी इसी प्रकार की घटना हो सकती है। चलिए बोलिए, संभव कि असंभव? कोई असंभव नहीं है, ऐसा हो सकता है। और इस क्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। तो बीपीएससी मेंस वगैरह दोगे तो वहां पे ही आएगा क्लोनिंग। अभी रोक लगाया हुआ है। तुम किसी भी तुम्हारे सेल से तुम कोई भी नाखून काट के फेंक दोगे, उसमें हल्का भी सेल जीवित रहेगा तो तुम्हारे जैसा एक आदमी फिर तैयार किया जा सकता है, जो देखने में छोटा होगा लेकिन उम्र में, सोचने में, बुद्धि में तुम्हारे बराबर का। वो क्लोनिंग सिस्टम कैसे करेंगे? सेल के द्वारा उसका क्रिएशन किया जाना है जो हूबहू तैयार होगा। और इसमें जानवरों पर रिसर्च हो चुका है। पहला जानवर कौन था? तो भेड़। वो भेड़ का नाम क्या है? डॉली। डॉली भेड़ पहला ऐसी तैयार हुई है जो तुमको प्रोसेस बता रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, तो अभी मानव पर अलग विषय है। अब आपको क्यों बताएं? फायदा इसका आगे उठाएगा। मध्यकाल में इसका मेन फायदा आएगा, एंशिएंट लास्ट और मध्यकाल स्टार्ट। क्योंकि पेड़ अशोक कितना बढ़िया काम किया सोच लीजिए। बेटा बेटी के कह के वहां पेड़ लगवा दी। जब देखोगे एंशिएंट लास्ट पे होगा तो बंगाल में एक गौड़ शासक है शशांक, वो शिव जी के भक्त है। और हर्षवर्धन भी पहले शिव जी का भक्त है, लेकिन बाद में वो क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो शशांक एकदम फायर हो गया। शिव जी से बड़का गौतम बुद्ध हो रहे हैं, तुम क्या समझ रहे हो? शिव जी में कोई पावर नहीं है। और शशांक बंगाल से आके और बिहार में हमला किया और जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वो पेड़ काट के जला। देखो शिव जी के पावर क्या हो। देखिए, पेड़ काट के ही जला, पेड़ को खत्म हो। ये तो फिर अच्छा हुआ था कि उसका कलमी श्रीलंका भेजा हुआ, फिर वहां से सट्टा लगवाए, फिर यहाँ मंगवाए, फिर रोपे, पटवन वगैरह किए, फिर पेड़ तैयार हो। फिर आगे बख्तियार खिलजी का हमला होगा, पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का जला के रख देगा। पागल लोग ऐसा क्या पढ़ते रहता है किताब, वैसे पागल लोग है क्या रखा है बौद्ध धर्म में। फिर पूरा बोधि वृक्ष के काट के फिर जला। अच्छा हुआ था श्रीलंका गया हुआ था, फिर सट्टा लगा के मंगवाए। तो अभी श्रीलंका से आते रहेगा, वो मध्यकाल में आपकी इसकी बातें चलती रहेगी। अभी तो आप अशोक में जो महत्वपूर्ण चीज था वो आप समझ। अब अभी आपने सुना, एक लास्ट लाइन आपको कर दें। अशोक ने कुछ उपाधि धारण किया था। कई बार इसकी उपाधियां पूछता है, 4 उपाधि सभी को एकदम ठीक चाहिए। अशोक की सबसे मेन उपाधि थी देवा नाम प्रिय। देवा नाम प्रिय, देवताओं में प्रिय, देवा नाम प्रिय। दूसरा उपाधि है प्रियदर्शी। तीसरा इसने उपाधि लिया मगधाधिराज।
आपसे पूछा जाएगा मगधाधिराज किसको कहते? अशोक को। देवानाम पिय किसको कहते? अशोक को। पियदस्सी किसको कहते? अशोक को। ये सभी इसका मेन उपाधियां हैं। और मौर्य काल में इसके जैसा ही उपाधि कौन ली? पूछा जाएगा कि अशोक को छोड़कर किस राजा ने देवानाम पिय की उपाधि लिया मौर्य काल में? तो अशोक के पोता दशरथ सब डुप्लीकेट वैसे ही कर रहा था। कहा हम भी देवानाम पिय। दशरथ भी बराबर के निकट नागार्जुन पहाड़ी में दशरथ ने भी वही काम किया, गुफा बनवाया और वो भी दान दिया कि हम भी हुबहू वैसा ही गुफा बनवा रहे हैं। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हो गए? चलिए बोलिए, बृहद्रथ हुए। अब आपको अभी 4 क्वेश्चन देंगे। क्या चारों क्वेश्चन क्लियर है? सबका स्पष्ट है? तो आज तो चुके, हाँ बोला जाए। कुणाल भी इनके जैसे है क्या कि बाल बच्चे, इसीलिए कई जगह कहते हैं इतिहासकार कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक। राजा को चाहिए अपने बेटा को लड़ने लायक बनाओ, साम्राज्य चलाने लायक बनाओ, तो ये कह रहा है लड़ाई नहीं करो। तो तुम ना सोच रहे हो अगला क्या सोचेगा? तुम हमारे सही कर दे। और इसीलिए अब इसके जो बेटा मेन है वो सब बौद्ध धर्म के प्रचार में लगे। तो जो बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे हैं, इधर उधर है, उनको कहा भी जाएगा राजा हमसे सब नहीं हो, तो अगली पीढ़ी कंटिन्यू करेगी। अरे बाबूजी एकदम जो है साधु वाला कर रहे हैं, आप बाबा की स्थिति है कि मलकई किसको दे, तो कहेंगे कि हमारा सनित्य दीजिए छोटा की ठीक है, चला आगे भी चला जाए कोई सी गुना। हाँ भाई नहीं पोता हुआ, बेटा का ना बेटा हुआ, तो इस चीज का चल रहा है कंटिन्यूटी। तो अब जरा हम लोग ध्यान देंगे, मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ, ये चीज दिमाग में सेठ। हाँ बोलिए और कुछ। देखो रानी मुनि उस जमाने में तुमको अभी हमने सुनाया कि बिंदुसार के कितना बेटा, अभी सुना कि 100 जिसको अशोक मारा। तो एक रानी से 100 बेटा कैसे होगा? 9 महीना गर्भ में कैसे रहेगा? 9 महीना गर्भ में भी तो रहना चाहिए। तो तुमको 100 बेटा मैंने नहीं समझ में आ रहा कि रानियां पटरानियां बहुत सारे वेरायटी है। इस समय बहुपत्निक विवाह है, गिनती वाले लोग नहीं है। एंशिएंट काल में मौर्य काल के लास्ट होते होते पत्नियां संकेत है, सुनोगे, पत्नियां संकेत है कि आप कितने बड़ा। जिस व्यक्ति के जितने पत्नी है वो व्यक्ति उतना ही बड़ा है। राजा का नहीं भी इच्छा है तो उसको कम से कम 600-700-800 रानी रखना पड़ेगा, वो स्टेटस सिंबल है। बात सुनोगे, खुश मत हो, वक्त के अनुसार बदलते रहता है। आज 2020-21 में पत्नियां सिंबल है कि कितना पतित आदमी है। आज एक पत्नी है तो सही है, 2 विवाह 3 विवाह 3 पत्नी रहेगा तो क्या होगा? कितना बड़ा रहो, गांव में कहेगा कि फल्ला बाबू खत्म आदमी 3 को तो ब्याह के ले। अब परिभाषा चेंज ना हो गया जी। उस समय का डिफिनेशन अलग था, अब का डिफिनेशन अलग है। तुम उस समय के डिफिनेशन से अभी को नहीं जोड़ेगा। और कोई कीन उनके रानी महारानी उसका फिर बनेगा। बहुपत्निक विवाह जो है ना उसका स्टेटस सिंबल है। तो चलिए अभी इसमें आज हम लोग मेन क्लास कर लिए किसका? हिस्ट्री।